हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि एनपीएस है क्या, और एनपीएस में जो अपना कंट्रीब्यूट लगा रहे हैं उनको कितनी पेंशन मिलेगी जब वो 60 साल के या 58 साल के हो जाएंगे, और ये किसके लिए है ये स्कीम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एनपीएस है क्या। एनपीएस जो है न्यू पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम एक बनाई है जिसमें जो एम्प्लॉई हैं वो अपना कुछ कंट्रीब्यूट लगाते हैं और उतना ही अमाउंट उनका एम्प्लॉयर भी लगाता है। और ये है किस किस के लिए ये देखते हैं हम। सबसे पहले तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दोनों के लिए ये कंपलसरी है और ये न्यू पेंशन स्कीम के अंडर आ चुके हैं। सेकंड है कॉरपोरेट सेक्टर। कॉरपोरेट सेक्टर में भी आप इसको ले सकते हैं और टीयर 1 में आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके साथ साथ टीयर 2 भी आप खुलवा सकते हैं। आगे मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगा, आप इस वीडियो को देखते रहें। और थर्ड है हमारा, कोई भी पर्सन जो इंडिया का है इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल अपना अकाउंट खुलवा सकता है। तो ये थी बात कि एनपीएस में कौन कौन व्यक्ति अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। एनपीएस में कितना अमाउंट आप लगाएंगे और आपको कितना मिलेगा, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है अगर कोई, तो उसकी बेसिक पे जितनी भी है प्लस में जितना उसको डीए मिल रहा है। सपोज़ अभी 125% आपको डीए मिल रहा था पीछे, अब 7th पे कमीशन लग चुका है, तो ये जो डीए है ये आपका जीरो हो चुका है, लेकिन आपकी जो बेसिक पे है वो अब बढ़ गई है। तो एनपीएस में क्या होगा, बेसिक पे जितनी है प्लस में जितना डीए आपको मिल रहा है उन दोनों को ऐड कर दीजिए, उसका 10% आपका एनपीएस में कंट्रीब्यूट होगा। बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि बेसिक पे ही का 10% होगा या कैसे होगा, क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिक पे प्लस में डीए का 10% आपका एनपीएस में कंट्रीब्यूट होता है हर महीने। और जितना आप कंट्रीब्यूट करते हैं ना, उतना ही आपका जो गवर्नमेंट है, वो डिपार्टमेंट जो भी है, वो आपके अकाउंट में कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि अगर आपकी कुछ अमाउंट, मान लीजिए आपका है 2400 कुछ, तो इसमें 2400 ही गवर्नमेंट भी लगाएगी पैसा, और आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो होगा 4800 रुपये, जो आपको हर महीने आपके अकाउंट में डल जाएगा। अब बात आती है एनपीएस के टाइप की। तो एनपीएस के दो टाइप हैं, आप सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। टीयर 1 और टीयर 2 दो टाइप होते हैं। टीयर 1 में मोस्टली सारे के सारे अकाउंट टीयर 1 में ओपन होते हैं। आपका जो अकाउंट है वो टीयर 1 में ओपन हुआ होगा, और अगर आपको टीयर 2 भी ओपन कराना है तो आप एक एप्लीकेशन देंगे और आपका टीयर 2 ओपन कर दिया जाएगा। इसमें फैसिलिटी क्या है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है, आपने सपोज़ 4800 रुपये आपके अकाउंट में गए हैं, तो वो 4800 रुपये गवर्नमेंट के जो एनपीएस एनएसडीएल जो डिपार्टमेंट है वो क्या करते हैं, इनको इन्वेस्ट कर देते हैं अलग अलग फंड मैनेजमेंट में। ये फंड मैनेजमेंट कौन कौन से हैं, ये फंड मैनेजमेंट 7 हैं हमारे। आप इनमें से किसी में भी छाट सकते हैं, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए सिर्फ 3 अवेलेबल हैं: एलआईसी पेंशन फंड, एसबीआई पेंशन फंड और यूटीआई
रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड। आप इसी में पैसे आपके कंट्रीब्यूट जो आपने दिया था, आपके जो अमाउंट है वो इन्हीं में लगाए जाएंगे, इनसे अलग नहीं लगाए जा सकते। लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या कॉरपोरेट सेक्टर के हैं तो आप इन 7 में से किसी में भी पैसे आपके लगाए जा सकते हैं। तो ये थी बात हमारी कंट्रीब्यूशन की। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके जो पैसे हैं वो कितने परसेंट इन तीनों में या इन 7 में डिवाइड होंगे। ये देखिए, आपके जो पैसे हैं वो इक्विटी में लगेंगे, सेकंड आपके कॉरपोरेट बॉन्ड लिए जाएंगे आपके अमाउंट के, और थर्ड है गवर्नमेंट बॉन्ड लिए जाएंगे। इनमें से सबसे सिक्योर कौन से माने जाते हैं? सबसे सिक्योर माने जाते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड। इक्विटी में रिस्क रहता है, लेकिन यहाँ पे जो ये इक्विटी है वो इतनी अच्छी उसमें लगाए जाते हैं, कंपनियों में लगाए जाते हैं जहाँ से रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन है तो ये इक्विटी शेयर, तो इसीलिए रिस्क तो इनमें रहता ही है। फिर भी ये रिस्क जो है माइनर बना रहता है। सेकंड है हमारा कॉरपोरेट बॉन्ड ले लेते हैं, बॉन्ड लेके, और थर्ड है हमारा गवर्नमेंट के बॉन्ड ले लेते हैं। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपने एक फॉर्म फिलअप किया होगा एनपीएस का अकाउंट खुलवाने के लिए, एनपीएस की आपको एक किट मिली होगी, वो किट है आपके लिए, और आप उसको ऑनलाइन जाके अपनी किट के अनुसार एक्टिवेट करके अपना अमाउंट देख सकते हैं कि आज का मेरा कितना पैसा लगा हुआ मार्केट में, आपको कितना इंटरेस्ट मिला है, वहाँ पे पूरी डिटेल मिलेगी और आपका पैसा कहाँ कहाँ पे लगाया गया है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको सिर्फ ये 3 ही ऑप्शन मिले हैं, और अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन हैं या कॉरपोरेट सेक्टर के पर्सन हैं तो आपको ये 7 के साथ मिले हुए हैं। अब बात आती है कि आपका जो अमाउंट है, मान लीजिए आपका अमाउंट में 4800 रुपये लेके चला हुआ था, उसमें से अगर आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है और आपने अपनी मर्ज़ी से परसेंटेज दी हुई है कि मेरा इक्विटी में इतना परसेंट लगेगा, कॉरपोरेट बॉन्ड में इतना और गवर्नमेंट बॉन्ड में इतना, अगर तो आपने एक्टिव पे क्लिक किया हुआ है तो वो फॉर्म मैं यहाँ पे नहीं दिखा सका, उसके लिए सॉरी। अभी याद आया मेरे को कि वो फॉर्म भी इसमें लेना चाहिए था। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपने जब वो फॉर्म भरा और आपने कुछ भी नहीं लिखा कि मेरा इक्विटी में कितना पैसा लगना चाहिए, बॉन्ड में कितना और गवर्नमेंट बॉन्ड में कितना, तो आपका ऑटोमेटिकली ऑटो पे चॉइस मान लिया जाता है, और ऑटो पे चॉइस मानने के बाद आपकी 35 साल तक इक्विटी में 50% पैसा लगेगा, कॉरपोरेट में 30 और गवर्नमेंट में 20% पैसा लगेगा। यानी इसका 50% यानी 2400 रुपये आपका इक्विटी में लगेगा, और बाकी बचे 2400 रुपये, वो 2400 रुपये इन दोनों में 30 और 20 की रेशो में डिवाइड होके पैसा लग जाएगा। अब ये 50% क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इक्विटी में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, यानी रिटर्न जो है वो बहुत अच्छे से मिल जाता है। इसी कारण से गवर्नमेंट क्या करती है, 35 साल तक तो आपका 50% इसी में रखती है, फिर उसके बाद 30% इसमें कॉरपोरेट में और 20% गवर्नमेंट बॉन्ड में। फिर जैसे ही आप 36 साल के हो जाते हैं सॉरी 36 साल के हो जाते हैं, यहाँ से 2% निकाल के आपका क्या किया जाता है, यहाँ से 1% निकाल के, यानी 3% आपके निकाल लिए गए और 3% गवर्नमेंट बॉन्ड में ज़्यादा लगा लिए गए, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड जो है सिक्योर माने जाते हैं इक्विटी के कंपैरिजन में। तो ऐसे ही अगले साल 37 साल में ऑटोमेटिकली अगर आपने चॉइस किया हुआ है अपने फॉर्म में तब ये ऐसा होता है, नहीं तो आपने अगर चॉइस दे रखी है 50%, 30% और 20% की, तो ये ऐसी ही रहेगी। या फिर आपको अगर 35 साल के बाद चेंज करवानी है तो आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे, एक फॉर्म भरेंगे और दोबारा फिर से आप 50, 30 और 20 पे लगा सकते हैं। नहीं तो ये जब आप 60 साल के हो जाओगे
तब रिटायरमेंट के टाइम आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो इक्विटी में 10% रह जाएगी बस, और कॉरपोरेट बॉन्ड में भी 10%, और जो गवर्नमेंट बॉन्ड में 80%, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योर मानी जाती है और आपका पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए गवर्नमेंट इसको हर साल चेंज करती रहती है और लास्ट में आपको इतने परसेंट पे गवर्नमेंट बॉन्ड मिल जाएंगे। आपको बस ये डिटेल में मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आपका पैसा है, आपका पैसा कहाँ पे लगा जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पे बात आती है कि आपने जितना कंट्रीब्यूट किया है उसके अनुसार आपकी आज की पेंशन कितनी बनेगी। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस लिंक पे जाइए npstrust.org.in, इसमें जाएंगे तो आपको पेंशन कैलकुलेटर नज़र आएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए और आपकी एक ये विंडो इस तरह से ओपन हो जाएगी। इसमें करना है क्या, आपको आपकी जितनी एज अब है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका मंथली कंट्रीब्यूशन जो अभी कट रहा है वो आप इस कॉलम में लिख दीजिए। अपने आप यहाँ पे आपकी एज आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे मैंने यहाँ पे 10% लिया है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपका 17% के आसपास चल रहा है। आप अपनी उस साइट पे जो एनपीएस की है उस पे जाके आप अपना इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न जो मिल रहा है वहाँ पे परसेंटेज लिखी होगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने 10 क्यों माना है, 10 मैंने ये माना है कि ये एवरेज है और इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। जितना हमने कंट्रीब्यूट किया था उसका 10% अगर मैं रिटर्न मानूँ तो मेरे को जो है 60% रिटायरमेंट के टाइम पे पैसे मिलेंगे, वो आपके ये होंगे। प्लस में फिर क्या होगा, आपका जो 40% है अमाउंट इसमें से आपका लगा दिया जाएगा एन्युटी में। एन्युटी में अगर आप पैसा लगाएंगे तो होगा क्या, जो जितना पैसा 40% आपने एन्युटी में लगाया है उसी का आपको पेंशन मिलेगी, उतने ही अमाउंट की आपको पेंशन मिलेगी। तो जैसा इसमें दिखाया गया है कि 40% आपका ये 65,40,000 की 371 रुपये होंगे अगर आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो इतनी हो। तो ये डिपेंड करेगी आपकी कंट्रीब्यूशन पे। 40% जो एन्युटी होगी, एन्युटी क्या होती है, एन्युटी आप ये मोटा मोटा हिसाब लगा के चलिए कि आप जैसे ही 60 साल के हो जाएंगे आपको 60% जो पैसा है आपका कंट्रीब्यूशन का, जितना भी उस दिन इकट्ठा हुआ है उसका 60% तो आपको मिल जाएगा, और 40% जो बचा है उसको ये दोबारा से इन्वेस्ट कर देते हैं, री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उसकी, और री इन्वेस्ट करके उस पे जितना भी आपको रिटर्न मिलेगा हर महीने वो आपकी बेसिक पे नहीं पेंशन होगी, सॉरी पेंशन होगी। तो इसमें एक्सपेक्टेड जो एन्युटी रेट है वो 6% मैंने लिया है, क्योंकि ये नॉर्मल है, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा रिटर्न जो है। तो इतना ही आप रख सकते हैं या इससे ऊपर भी रख सकते हैं आप, वो डिपेंड करता है कितना रिटर्न आपको मिलेगा। ये एक्सपेक्टेड है, 6% मैंने माना ही माना है, इतना तो मिलता ही मिलता है। और जो मंथली पेंशन बनेगी वो आपकी इस कॉलम में नज़र आएगी आपको। तो मैं लगा सकता हूँ कि जिस आदमी का, जिस बंदे का, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय का या कॉरपोरेट सेक्टर का कोई बंदा है, अगर उसका इतना कंट्रीब्यूशन लग रहा है हर महीने तो उसको पेंशन मिलेगी 32,702 रुपये। इतनी तो मिलेगी ही मिलेगी, यानी वो आज के टाइम पे इतनी पेंशन का हकदार है। लेकिन अब बात आती है कि ये जो अमाउंट है ये सेम तो नहीं रहेगा भाई। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि आपका 7th पे कमीशन लगेगा, 8 लगेगा या डीए बढ़ेगा। हर हर साल 2 बार डीए लगता है और 1 बार इंक्रीमेंट लगती है, तो ये जो अमाउंट है ये बढ़ती रहेगी। अगर आपकी अमाउंट इतनी रहे तो आपको 32,702 रुपये तो कहीं नहीं गए, आपके पेंशन के मिलेंगे ही मिलेंगे। इससे ऊपर मिलेंगे तो आपकी हो सकती है 40,000 हो
या 42,000 45,000 इतनी हो, तो हम एक मोटा मोटा हिसाब लगाते हैं कि आपकी इतनी पेंशन तो बनेगी ही बनेगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं, आप इसको कैलकुलेटर को यूज कीजिए, आपको एक अंदाज़ा सा हो जाएगा। ये कोई कंफर्म नहीं आती कि कितनी पेंशन आपको मिलेगी, लेकिन एक मोटा मोटा हिसाब ज़रूर आ जाएगा आपको कि कितनी पेंशन आपको मिलेगी एट दैट टाइम, एक्सपेक्टेड कर सकते हैं हम। अब इसके बाद मैं बात करूँगा एन्युटी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो कौन कौन से हैं। आपका पैसा 40% जो आपका पैसा है पेंशन के बाद जिसमें लगेगा, वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, वो ये कंपनियां हैं, 7 कंपनियां हैं। LIC है, SBI है, ICICI है, बजाज एलियांज है, इसमें रिलायंस है, HDFC है, स्टार यूनियन है। ये बहुत अच्छी कंपनियां हैं और ट्रस्टेड हैं। इन पे जो रिटर्न है वो अच्छा मिलता है, इसी वजह से इसमें जो रिस्क है वो बहुत ही कम है। इसी वजह से इन कंपनियों में पैसा लगाया जाता है ताकि आपका पैसा सिक्योर रहे। आगे देखते हैं। अगर आपको रिटायरमेंट से पहले NPS में जो पैसे लगाए हुए हैं वो चाहिए, जैसे कंडीशन आती है दो, एक तो रिज़ाइन करके आप NPS से बाहर आ सकते हैं, या फिर डेथ हो जाए अगर किसी बंदे की, तब के लिए। अगर आप रिज़ाइन देते हैं तो आपका उस दिन जितना भी पैसा आपका कंट्रीब्यूट होके इंटरेस्ट लग के जितना भी पैसा बनता है उसका 20% तो आपको विड्रॉल करके मिल जाएगा, लेकिन उसका 80% एन्युटी में इन्वेस्ट हो जाएगा। यानी मैंने आपको जो पहले ये 7 कंपनियां बताई थी इसमें एन्युटी में इन्वेस्ट कर देंगे और रिटर्न आपको मिलता रहेगा हर महीने। तो अगर तो आप रिज़ाइन करने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल बहुत कम है, मेरे को तो लगता नहीं बेनिफिशियल है अभी। और अगर किसी भी पर्सन की, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की या कॉरपोरेट सेक्टर की बंदे की डेथ हो जाती है इन केस, तो उसको 100% जो है विड्रॉल मिलेगा। NPS जो जितना भी अमाउंट उसका कंट्रीब्यूट हुआ है प्लस में जितना भी अमाउंट उसका इंटरेस्ट से मिला है, सब का टोटल मिला के विड्रॉल हो जाएगा। अब इंटरेस्ट जो है वो टैक्स पेबल होता है, इस बात का भी ध्यान रखिए। अब तो GPF पे भी हो गया है शायद। अब अगर कोई बंदा इंडिविजुअल अपना अकाउंट खुलवाता है Tier 1 में और Tier 2 में, तो वो कैसे ट्रीट होगा उसके लिए भी देख लेते हैं। आपको मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो है वो साल भर में 6,000 तो करवानी ही करवानी पड़ेगी। सेकंड है, आपको एक ट्रांजैक्शन करवानी पड़ेगी पूरे साल में। आपको मिनिमम कंट्रीब्यूशन 500 रुपये तो करवाना ही करवाना पड़ेगा एक बार में, अगर आप Tier 1 ओपन करवाते हैं। सेकंड है Tier 2। अगर आप Tier 2 ओपन कराते हैं, इसमें बेनिफिट क्या है, आप जी मर्जी जितनी बार चाहें पैसे आप अपने निकलवा सकते हैं। लेकिन Tier 1 में क्या है, आप पूरी लाइफ में लिमिट है उसकी, उतनी ही बार पैसे निकलवा सकते हैं। ऐसा नहीं है पैसे नहीं निकलवा सकते, निकलवा सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन है और वो कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। सेकंड है, आपको जो लिमिट है वो इसमें कम दी हुई है। Tier 2 में आप कितनी भी बार पैसे निकलवा सकते हैं। अच्छा, तो बात आती है मिनिमम कंट्रीब्यूशन की। इसमें सिर्फ 1,000 रुपये साल भर के देने पड़ेंगे आपको। साल भर में सिर्फ 1,000 रुपये कंट्रीब्यूशन तो आपको मिनिमम करनी ही करनी पड़ेगी। एक ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी साल में, और मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो है वो 250 रुपये तो करना ही करना पड़ेगा। और मिनिमम बैलेंस जो आपको 2,000 रुपये रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपके अकाउंट में Tier 2 के अकाउंट में 20,000 रुपये हो गए हैं और आपको कोई इमरजेंसी आ गई और आपने ये पैसे इसमें से निकलवा लिए। आप जैसे ही पैसे निकलवाएंगे
तो आप सिर्फ़ और सिर्फ 18,000 रुपये तक एलिजिबल हैं, आप पैसे निकलवा सकते हैं। इससे ज़्यादा आप पैसे नहीं निकलवा सकते, फिर आपको अकाउंट ही बंद करवाना पड़ेगा। जब आप पैसे इसमें से निकलवाते हैं तो आपको एक बेनिफिट होगा आपकी लिक्विडिटी निकलवाने की। पैसे आपको जैसे ही आपने एक एप्लीकेशन दी, आपके 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपको पैसे मिल जाएंगे। इतना ही बैंक भी दे रही है, तो दोनों ही सेम ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है इनमें। तो एनपीएस के बारे में मैंने आपको बताया आज। एनपीएस क्या चीज़ है, आपकी पेंशन कितनी होगी और आपको बेनिफिट कितना होगा, कहाँ पे आपका पैसा लगेगा और कितने % पे आपको मिलेगा। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और आप यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियो बनाते रहें और आपको जागरूक करते रहें कि कौन सी स्कीम आपके लिए बेनिफिशियल है, कौन सी स्कीम में आपने पैसे लगाए हुए हैं और कौन सी चीज़ से आपको कितना फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।